नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति संबंधी चुनाव के बारे में और किस प्रकार से नामांकन से लेकर उनकी निर्वाचन और उनकी निर्वाचन मंडल की जो जो प्रक्रियाएं हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। और 24 जुलाई को उनके द्वारा जो शपथ लिया गया अर्थात द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 15वीं क्रमांक की भारत की राष्ट्रपति बनी और वह प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और पहला महिला राष्ट्रपति आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यह आपके लिए क्वेश्चन है और जनरलिस्ट क्वेश्चन है और यह पेपर के भी पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत में तो राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होता ही है, परंतु भारत की जो बागडोर है, जितनी भी शक्तियां हैं वह हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में रहती है। अर्थात हमारे देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, न कि गणतंत्र प्रणाली अर्थात राष्ट्रपति प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। अर्थात लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही यहाँ शक्तियां प्रदान है। तो ये चीज हमारे यहाँ कहने का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपनाया गया जो प्रणाली है। चलिए हम यही देखना चाहते हैं कि अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या हमारे संविधान में कहा उल्लेख है, वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव। परंतु भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह किस अनुच्छेद है? 52 में, 52 अनुच्छेद में उल्लेख है। अब देखते हैं प्रमुख पद, वह तो संवैधानिक प्रमुख है और संघ की कार्यपालिका शक्ति भी निहित है हमारे राष्ट्रपति पे, अनुच्छेद 53 में उल्लेख है या संविधान में। योग्यता, अब योग्यता क्या क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? हम और आप बन सकते हैं जरूर, पर आप थोड़ा पहचान बनाना पड़ेगा, ठीक है? विधायकों से या लोकसभा सांसदों से पहचान बनाएंगे तब बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परंतु जो व्यक्ति, जैसे अभी वर्तमान में सिन्हा जी खड़े हुए थे और द्रौपदी मुर्मू जी खड़े हुए थे, परंतु जैसे आम नागरिक भी नामांकित करते हैं, परंतु यह एलिजिबल नहीं हो पाते क्योंकि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी चाहिए। चल मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। पहले तो हम योग्यता जान लेते हैं। तो योग्यता क्या क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर इन द सेंस सरकारी पद पर या सरकारी नौकरी पर ना हो, जो मासिक भत्ता ग्रहण करता हो। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा सांसद या विधायक या राज्यसभा सांसद तो राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बनते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं सैलरी ले रहे हैं, परंतु इसे संविधान में लाभ का पद नहीं माना गया है। कहने का मतलब वह तो उम्मीदवार बनते हैं, नामांकन करते हैं दाखिल, परंतु राष्ट्रपति बनेंगे उस समय वह स्वतः ही वह पद क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा, ये बोला जाता है। इस वजह से इस पदों को लाभ के पद में नहीं लिया गया है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता इन द सेंस यह वर्ड क्यों डाला गया है? क्योंकि लोकसभा की योग्यता में क्या शब्द जोड़ा गया है? मन से विकृत या दिवालियापन ना हो। यह राष्ट्रपति के जो योग्यता में राष्ट्रपति का पद है उस गरिमा को कहीं ना कहीं नीचे करता है या डाउन करता है। इस वजह से यह शब्द उपयोग ना कर डायरेक्ट लिख दिया गया है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। यह प्रमुख मुद्दा है दोस्तों और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत और किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत। और निर्वाचन होता है अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संकरणीय मत द्वारा होता है और वह चुनाव गुप्त मतदान के तहत होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किस प्रकार का मतदान होता है? तो गुप्त मतदान लिखा हुआ है मैंने। और कोटा किस प्रकार से कोटा होना चाहिए? मतलब कि जीतने के लिए कोई भी उम्मीदवार है अगर उनको जीतना है तो 50+1 उनका कोटा होगा, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं हम निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कौन कौन वोट दे सकते हैं, हम आप दे सकते हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम बता रहे हैं निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल संविधान में अनुच्छेद 55 में उल्लेखित है और यह निर्वाचक मंडल की प्रक्रिया हम आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो सर्वप्रथम देखिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक और संघ शासित प्रदेश के निर्वाचित विधायक। तो ये तीनों फैक्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम एक एक करके हम देखते चलेंगे कि 28 राज्य, देखिए अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 28 राज्यों के विधायक, निर्वाचित विधायक इसमें भाग लेंगे, मतदान करेंगे।
और संघ शासित प्रदेश के निर्वाचित विधायक अर्थात दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधायक इसमें मतदान करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं और भी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आज वर्तमान में कितने विधायक मतदान करेंगे और कितने सांसद मतदान करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुल सांसद है वर्तमान में 776 है और कुल विधायक है 4033। तो कुल मिलाकर मतदाता राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं 4809 मतदाता होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। संसद में 3 स्तंभ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो देखिए इनका प्रत्यक्ष चुनाव तो होता है परंतु राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अर्थात हमारे क्षेत्र के विधायक एवं सांसद हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व होते हैं और वह वोट डालते हैं। इस वजह से यह चुनाव अप्रत्यक्ष कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए देखिए, संसद में 3 स्तंभ तो है। लोकसभा के कुल कितने सीट है? तो 543 है। राज्यसभा के 233। तो कुल सांसद कितने हुए? 776, जिनको हम बोलते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए उसके बाद देखते हैं विधानसभा। तो आज कुल 28 विधानसभा है, मतलब 28 राज्य हैं, ठीक है, जिनके जैसे देखेंगे CG में 90 विधानसभा सीट है, यूपी में 403। इसी तरह कुल 28 राज्य है जिनके कुल मतदाता होते हैं 4033 विधायक मतदान करते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? MLA बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह 6 विधान परिषद होते हैं जिसको MLC बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, परंतु यह वोट देने का अधिकार नहीं रखते, मैं पहले भी बता दिया हूं। और उसके बाद दिल्ली एवं पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, और इनके भी निर्वाचित विधायक वोट करते हैं। तो इस तरह कुल मतदाता होते हैं 4809। दिल्ली में आज वर्तमान सरकार केजरीवाल है, पांडिचेरी में N रंगास्वामी है मेरे ख्याल से, तो वही है कंफर्म, N रंगास्वामी। तो इस तरह से ये यहाँ के विधायक कुल 4033 और सांसद हैं 776। तो कुल मतदाता होते हैं 4809 मतदाता होते हैं। अब प्रत्येक मतदाता के हम मत मूल्य निकालेंगे, अर्थात उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर वह जनसंख्या आज वर्तमान की जनसंख्या ना होकर 1971 की जनसंख्या के हिसाब से गणना कर यह वैल्यू निकाला जाता है, अर्थात एक विधायक के मत मूल्य वैल्यू और एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाएगा। तो चलिए हम देखेंगे उसी प्रक्रिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, हम देखते हैं निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल हमारे संविधान में अनुच्छेद 55 में उल्लेखित है, हम उसके आधार पर हम गणना निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं 1971 के जनसंख्या के आधार पर विधायकों एवं सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है और यह कब तक निकाला जाएगा? तो 2026 तक। उसके बाद परिसीमन लागू होगा और फिर आगे बढ़ सकती है। इसी वजह से सेंट्रल विस्टा जो नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और इसके अकॉर्डिंग ही होगा दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं, वो तो बात का टॉपिक है। हम पहले ये देखते हैं कि विधायकों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो एक विधायकों का मत मूल्य उसी 1971 की जनगणना के अनुसार हम निकालेंगे। तो एक विधायकों का मत मूल्य इज इक्वल टू राज्य के कुल जनसंख्या बटे कुल विधानसभा सीट मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। तो देखिए अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ 1971 में तो बनी नहीं थी, उस वजह से डाटा एनालाइज कर 1,16,10,000 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या निकाली गई और अभी वर्तमान में जो 90 विधानसभा सीट है उसके अकॉर्डिंग ही अभी वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव में यह डाटा निकाला गया और एक विधायक का मत मूल्य ही लागू किया गया। तो चलिए हम देखते हैं किस अकॉर्डिंग। तो 1,16,10,000 बटे 90 मल्टीप्लाई 1/1000 कर दिया गया। अब हम डायरेक्ट डिवाइड कर दिए तो 129 एक विधायक का मत मूल्य निकाला गया है छत्तीसगढ़ का। उसी तरह पूरे देश के 28 राज्यों के एक एक विधायकों का मत मूल्य निकाला जाएगा और कुल देश में निर्वाचित विधायकों की जनसंख्या मैंने पूर्व बताया हुआ था 4033, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज देश की कुल विधायकों का मत मूल्य निकलेगा 5,43,231। इस तरह से विधायकों का मत मूल्य निकलेगा।
और मैक्सिमम विधायक मतलब मैक्सिमम यूपी के विधायकों का मत मूल्य 208 है और न्यूनतम सिक्किम का। तो इस तरह से है दोस्तों विधायकों के मत मूल्य। तो चलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और बता देता हूं कि ये डाटा एनालाइज है, इसमें अब देखिए पूरा मैंने बता दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे सांसदों के मत मूल्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सांसदों के मत मूल्य की गणना करके कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक सांसद के वोट की वैल्यू निकालते हैं तो सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू बटे दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या। हमने निकाला था सभी विधायकों के मत मूल्य निकाला था 5,43,231 बटे कुल सांसद हमने पूर्व में बता चुके थे कि 776। तो डिवाइडेड बाय 776 कर एक सांसदों की वैल्यू लिख ली 700, अर्थात एक सांसद का मत मूल्य हो गया 700। अब उसी तरह पूरे देश के सांसदों का मत मूल्य निकालेंगे तो क्या किया जाएगा दोस्तों, सांसदों की वोटों की वैल्यू इज इक्वल टू 776 मल्टीप्लाई 700 इज इक्वल टू 5,43,200। यह कुल सांसदों का मत मूल्य निकला है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के तहत इसको भी बता देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह से विधायकों एवं सांसदों का मत मूल्य निकल चुका है। अब टोटल करके मैं आपको एक बार और बता दूंगा। उसके बाद हम जिस पद्धति से चुनाव होता है उसका मैं डिटेल से बताऊंगा। तो इस तरह देखिए दोस्तों, कुल विधायक मैंने पहले ही बताया था, कुल विधायक 4,033 है और कुल विधायकों का मत मूल्य है 5,43,231। और कैसे निकलता है मैंने पूर्व भी बता दिया। और कुल सांसद 776 है, कुल सांसदों का मत मूल्य 5,43,200 है। तो कुल मत आता कितने हुए 4,809, जिसके मत मूल्य कितना हुआ दोस्तों 10,86,431। तो इस तरह से हुआ दोस्तों। और मैंने कोटा सिस्टम बताया था कि जीत के लिए हमें कितना चाहिए 50+1। जो भी उम्मीदवार है राष्ट्रपति के तो उनको कितना वोट चाहिए, तो देखिए उनसे 50+1 तो चाहिए ही, परंतु हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 5,43,215.5 आया और उस पर एक वोट और डाल दीजिए। तो इस तरह से हमें चाहिए जीत के लिए 5,43,216। तो इस तरह से कोई भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा है तो उनको चाहिए 5,43,216 वोट चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से यह चुनाव विजय घोषित होगा। और यह कैसे होगा दोस्तों, हम किस पद्धति के तहत होगा, तो मैंने पूर्व में बताया था कि समान अनुपातिक पद्धति के तहत एकल संकोणीय मत द्वारा होता है। तो ये किस सिस्टम से होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूं बोर्ड में। पहले उससे पहले आप देख लीजिए स्क्रीन में, ये इसको स्क्रीन पर शॉट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अपन देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति कौन सी माध्यम से होती है। तो मैंने पहले भी बताया था, फिर एक बार और आपको डिटेल से बताता हूं। तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संकोणीय मत द्वारा, अर्थात प्रत्येक विधायक और प्रत्येक सांसद जितने भी उम्मीदवार हैं उन सब को वोट करेंगे। अर्थात जैसे विधायकों के अगर चुनाव होते हैं तो हम और आप केवल अपनी पसंदीदा विधायक को ही वोट करेंगे या फिर पसंदीदा सांसदों को वोट करेंगे, केवल हम सबको नहीं करेंगे। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में शब्द ही लिखा गया है कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अर्थात समान अनुपात में सबको आप वोट देंगे। अर्थात जितने भी उम्मीदवार रहेंगे, तो देखिए उम्मीदवार मैंने उदाहरण के तौर पे दिया है कि द्रौपदी मुर्मू जी थे, सिन्हा जी थे, और मैंने उदाहरण के लिए रामनाथ कोविंद जी को भी जोड़ दिया है। ठीक है, वो पूर्व राष्ट्रपति हो गए। अब देखते हैं कि 3 उम्मीदवार थे परंतु वोट देने वाले 4,809 हैं। तो हम 5 का उदाहरण लेके देख लेते हैं उसी तरह। तो पहला कैंडिडेट देखिए, पहला कैंडिडेट ने द्रौपदी मुर्मू जी को फर्स्ट दिया, सिन्हा जी को तीसरा उनकी पसंद और रामनाथ कोविंद जी को दूसरी पसंद। तो ये अपना वोट, सभी को वोट बराबर वोट दिया है, परंतु वो अपना प्राथमिकता किसको दिए, तो द्रौपदी मुर्मू जी को, और थर्ड में सिन्हा जी को दिए और दूसरा में रामनाथ कोविंद जी को दिए। अब देखते हैं दूसरा मतदाता किसको दिए, द्रौपदी मुर्मू जी को दूसरा दिए, सिन्हा जी को तीसरा और रामनाथ कोविंद जी को फर्स्ट दिए। उसी तरह तीसरा मतदाता ने भी द्रौपदी मुर्मू जी को दूसरा दिया, सिन्हा जी को फर्स्ट और रामनाथ कोविंद जी को थर्ड दिया।
उसी तरह चौथा उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को फर्स्ट दे दिया गया और सिन्हा जी को दूसरा और द्रौपदी मुर्मू जी को तीसरा। और उसी तरह पांचवा उम्मीदवार भी द्रौपदी मुर्मू जी को तीसरा और सिन्हा जी को फर्स्ट दिए और रामनाथ कोविंद जी को दूसरा। तो इस तरह से उन्होंने मतदान तो कर दिया सभी को समान अनुपात में। अब देखेंगे उसी को एकल संकरणीय मत द्वारा बोला गया है। अब इसका भी अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, अभी काउंटिंग होता है, हम तो पूरा 4809 को नहीं देख सकते, जितना हमारे द्वारा उदाहरण बनता है हम उसको करके देखते हैं। तो चलिए, 5 मतदाता ने मतदान किया, तो सबसे शुरू द्रौपदी मुर्मू को देखिए, पहला राउंड की गणना करते हैं। पहला राउंड की गणना करेंगे तो फर्स्ट किसको ज्यादा दिया गया है हम देखेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू जी को 2 लोगों ने फर्स्ट उम्मीदवार चुना, तो 2 लोगों ने काउंट कर लिया, 2 लोग। उसी तरह सिन्हा जी को भी फर्स्ट 2 लोगों ने दिया, ये देखिए 1 और 2 तो 2 हो गए। परंतु रामनाथ कोविंद जी को केवल 1 लोग ही, 1 मतदाता ही पहला नंबर पे दिया। इस वजह से पहला ये हो गया, केवल 1, ये पहला राउंड में ही रामनाथ कोविंद जी बाहर हो गए। रामनाथ कोविंद जी क्या हो गया, बाहर हो गए पहले राउंड में। अब देखेंगे हम दूसरी द्वितीय गणना देखेंगे, इसी को बोलते हैं द्वितीय गणना। अब देखेंगे, अब इसके जो वोट शेयर हैं, इसके जो वोट शेयर हैं वो किसमें बढ़ जाएंगे, ये दोनों कैंडिडेट में ही बढ़ जाएंगे। इसी को ही एकल संकरणीय मत प्रणाली कहा जाता है। इनके जो मत हैं, वो जो फर्स्ट दिया गया है वो मत, उस वैल्यू को ही इनमें समान अनुपात में ही बांट देंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के। अब ये तो फर्स्ट, अभी पहला प्राथमिकता दोनों को मिला है 2 बार। अब देखेंगे द्वितीय वरीयता किसको ज्यादा मिला है। तो देखिए दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी को 2 लोगों ने 2 दूसरे पायदान में रखा और सिन्हा जी को केवल 1 लोग ने रखा, केवल द्वितीय। तो इस तरह से यहां पर द्वितीय गणना में, दूसरे राउंड की गणना में द्रौपदी मुर्मू जी विजयी घोषित होती है। तो इस तरह से होता है हमारा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संकरीय मत जो सिस्टम बना हुआ है, इस तरह से होता है। तो समझिए दोस्तों, इस तरह से हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया जाता है, ना कि केवल अपनी पसंदीदा वोटर को या मतदाता को वोट दिया जाता है। इसमें सभी को सभी सीरीज क्रमांक से दिया जाता है। तो इस तरह से समझ आया दोस्तों तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, जरूर कमेंट कीजिए। तो जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय।